बच्चों, पाठ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आज हम बात करेंगे धारामापी का आमीटर में रूपांतरण। मतलब धारामापी को हम ऐसे किसी परिपथ में प्रयोग करेंगे जिससे कि वो आमीटर की भांति कार्य करने लगे। बच्चों, होता क्या है कि जो अपना आमीटर है वो आमीटर किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। लेकिन अमीटर को जब किसी भी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे मान लो एक ये वायर है जिसमें धारा भरी आई और आपको इस तार में बहने वाली धारा नापनी है, तो आप अमीटर का जो उपकरण होगा वो इसके सीधी सीधी लाइन में अमीटर के प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट से जोड़ दोगे और ये अमीटर होगा। तो अमीटर जो है इसकी जो सुई होगी वो विक्षेपित होकर बता देगी कि कितने एम्पियर की धारा इस तार में बह रही है। इस तरीके से एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। लेकिन होता क्या है बच्चों कि एमीटर जो किसी भी तार में बहने वाली धारा को मापता है, ये धारा का एक्चुअल मान नहीं बताता, मतलब कि वास्तविक मान धारा का नहीं मापता। उसका कारण ये होता है कि एमीटर का कुछ प्रतिरोध होता है। और होता क्या है कि जब हम किसी तार के श्रेणी क्रम में आपने एमीटर जिसका कुछ प्रतिरोध है R, जब उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और वो जो प्रतिरोध होता है वो तार में आने वाली धारा को स्वयं कुछ ले लेता है। तो एमीटर का प्रतिरोध तार में आने वाली कुछ धारा को स्वयं ले लेगा और जो शेष धारा बचेगी उसे माप के बताएंगे। तो होता क्या है कि जैसे मान लो किसी तार में 4 एम्पियर की धारा आ रही है, तो एमीटर 4 एम्पियर नहीं बताएगा, 4 से कुछ कम बताएगा, क्योंकि कुछ धारा उसके प्रतिरोध ने ले ली होगी। तो एमीटर सही रीडिंग नहीं बताता। लेकिन धारामापी जो गैल्वानोमीटर है, ध्यान देना, वो हमने आपको पहले भी एक बार बताया था। लैब में फिर चलेंगे तो फिर दिखाएंगे कि धारामापी प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शंस में धारा को माप सकता है और हम धारामापी का प्रयोग आमीटर की भांति कर सकते हैं जो कि धारा का लगभग सही मान बताता है। अब धारामापी को एमीटर में देखो, धारामापी को अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को आप कैसे करके एमीटर की भांति या धारा मापने की भांति कार्य कर सकते हो, ले सकते हो। तो होता क्या है बच्चों कि जो मैंने बताया, एमीटर का कुछ प्रतिरोध होता है जो स्वयं कुछ धारा ले लेता है, जिसके कारण धारा जो एक्चुअल धारा होती है, वास्तविक धारामापी वो धारा नहीं नापता, उससे कुछ कम बताता है। आप एक काम कर सकते हो कि धारामापी जो गैल्वानोमीटर है उसका प्रतिरोध कम से कम कर दो, क्योंकि धारामापी या एमीटर का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा बच्चों में, वो धारा का एक्चुअल मान उतना ही कम बताएगा, मतलब उतनी ही गलत रीडिंग देगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि धारा, अगर आपको आदर्श एमीटर बनाना है, आदर्श एमीटर कि जो आदर्श एमीटर का मतलब है कि जो बिल्कुल सही सही मान नाप कर बताए, तो आपको प्रतिरोध करना होगा शून्य। धारामापी का प्रतिरोध शून्य करना होगा। लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से कह तो सकते हैं कि धारामापी का प्रतिरोध शून्य कर दो, लेकिन बच्चों प्रायोगिक दृष्टि से या प्रैक्टिकल की दृष्टि से कभी भी हम किसी भी तार का प्रतिरोध शून्य नहीं कर सकते। आप प्रतिरोध को न्यूनतम कर सकते हो, शून्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रतिरोध को न्यूनतम करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जब भी हम तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, मतलब अधिकतम में जाता है। और जब भी आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे मान लो बच्चों एक धारामापी है ये गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर वास्तविक संरचना आपको लैब में देखने को इस प्रकार मिलेगी कि ऐसा एक डिब्बा नुमा आकृति होगी और इसमें ऐसा गोल बीच में 0 और 1 2 3 4 के चिन्ह इधर भी बने होंगे और राइट में, लेफ्ट राइट दोनों साइड बने होंगे। सुई इसकी पहले 0 पे होती है और इसकी सुई दोनों तरफ धारा माप सकती है। तो ये गैल्वानोमीटर की वास्तविक पोजीशन होती है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि गैल्वानोमीटर में प्रतिरोध नहीं होता, गैल्वानोमीटर में भी प्रतिरोध होता है। तो जिसके प्रतिरोध को हम जी मान के प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ये गैल्वानोमीटर है या धारामापी। तो इसको देखो हम एमीटर की भांति कैसे प्रयोग करेंगे कि जैसे मान लो जो कोई तार है, हमने तार से गैल्वानोमीटर जोड़ा, ये धारा आई आ रही है, ठीक है। अब ये सही रीडिंग तब बताएगा जब इसका प्रतिरोध हम न्यूनतम कर दें, क्योंकि प्रतिरोध न्यूनतम हो जाने पर ये इसका प्रतिरोध खुद धारा नहीं लेगा, जबकि धारा का सही मान बताएगा। तो वो प्रतिरोध न्यूनतम करने के लिए बच्चों इसके समांतर कर दें, एक उच्च प्रतिरोध हम जोड़ेंगे। तो ये मैंने आज के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया, जिसको कहते हैं शंट, प्रैक्टिकल की भाषा में कहते हैं शंट। तो जो मैंने ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लगाया है, इस प्रतिरोध को मैंने कह दिया एस, ये इसका शंट है। तो इस तरीके से समांतर क्रम में आप धारामापी के कोई भी प्रतिरोध लगा दोगे। तो जब हम धारामापी के समांतर क्रम में जब कोई प्रतिरोध लगा देते हैं तो बच्चों ये जो अब निकाय है ये आपका एक आदर्श एमीटर की भांति कार्य करेगा। मतलब अब जो गैल्वानोमीटर धारा नापेगा वो लगभग सही धारा बताएगा। और इसको हम देखो गैल्वानोमीटर कितनी धारा नापेगा, इसको कैसे निकालेंगे। जैसे हमने इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी कह दिया, तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो गैल्वानोमीटर में जाने वाली धारा के लिए। जैसे इधर से आई धारा आ रही है बच्चों, और आई धारा जब पॉइंट ए पे पहुंचेगी तो पॉइंट ए पे देखो दो तार हैं, एक गैल्वानोमीटर में जा रहा है, एक शंट में जा रहा है। तो धारा आई यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाएगी। मान लो धारा आई में से गैल्वानोमीटर में जा रही है आई जी, गैल्वानोमीटर में जाने वाली धारा को हमने आई जी से प्रदर्शित कर दिया, और आई में से आई जी मान लो गैल्वानोमीटर में निकल गई तो शेष बची, आई में से आई जी गैल्वानोमीटर में निकल गई तो शेष क्या बची, आई में से आई जी घटा दो, तो आई माइनस आई जी। ये धारा आई माइनस आई जी धारा शंट में से जाएगी, और ये धारा जब पॉइंट बी पे पहुंचेगी, इधर से आई जी इधर से आई माइनस आई जी, तो दोनों जोड़कर आई बनकर बाहर। अब देखो हम इस आई जी का मान कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप इसमें इस जो बंद परिपथ है ए बी सी डी नाम दे दो, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दे रहे हैं। तो बंद पाश ए बी सी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो इसमें एक घूमने की देखो पॉजिटिव डायरेक्शन बनाए रखते, जैसे अपनी इच्छा से मैंने मान ली ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो जो धारा हमारे घूमने के साथ चल रही है उसकी प्रतिरोध से गुणा प्लस में, और जो हमारे विपरीत चल रही है उसकी प्रतिरोध से गुणा माइनस में लेके चलेंगे। तो बच्चों जैसे एसी लाइन में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसे छोड़ दो, तो सी डी लाइन में प्रतिरोध है एस, धारा है आई माइनस आई जी। तो एस की आई माइनस आई जी से गुणा होगी, एस इंटू आई माइनस आई, और ये गुणा देखो प्लस में रहेगी क्योंकि आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन और धारा की दिशा समान है, ठीक है। अब बी लाइन में आओ, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है तो छोड़ दो। अब बी ए लाइन में जब आओगे तो बी ए लाइन में गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध जी, धारा आई जी, तो जी और आई जी की गुणा जी इंटू आई जी। लेकिन ये गुणा बच्चों माइनस में रहेगी क्योंकि देखो तुम्हारी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो ऐसे करके इधर जा रही है और धारा इसके विपरीत ही जा रही है, तो ये गुणा माइनस में, और बराबर होता है धारा और प्रतिरोधों की गुणा का बीजगणितीय योग, बराबर कहते हैं उस परिपथ में लगा विद्युत वाहक बल। तो देखो बच्चों ए बी डी सी तक कोई बैटरी नहीं लगी है, तो कोई बैटरी नहीं लगी है तो विद्युत वाहक बल हो गया 0। अब इसे हल करके मैं आई जी का मान निकाल सकता हूँ। तो एस से अंदर गुणा कर दो, तो एस आई माइनस एस आई जी माइनस जी आई जी बराबर 0। तो एस आई बराबर माइनस के दोनों तरफ ले जाओ, प्लस का एस आई जी और प्लस का जी आई जी। तो एस आई बराबर आई जी कॉमन ले लिया, ये हो गया एस प्लस जी, तो आई जी बराबर फॉर्मूला हो गया एस आई बटे एस प्लस जी। तो बच्चों इस फॉर्मूले से मैं ये निकाल सकता हूँ, जो ये फॉर्मूला बनाया है कि गैल्वानोमीटर के अंदर कितनी धारा जा रही है। और ये बच्चों गैल्वानोमीटर के अंदर जो धारा का जो मान है
दिखाएगा, ये लगभग परिपथ में बहने वाली एक्चुअल धारा होगी। एक्चुअल धारा इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में आई आ रही है, तो आई जी का मान आई के बराबर नहीं है, लेकिन लगभग आई के बराबर होगा और ये लगभग सही मान होगा। तो इस तरीके से हम एक धारा मापी को आमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से बच्चों हम लोगों ने धारा मापी को आमीटर की तरह काम कराया, इसी तरीके से अब हम चाहें तो धारा मापी गैल्वानोमीटर का ही प्रयोग वोल्ट मीटर के रूप में भी कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। मतलब वोल्ट मीटर का क्या काम होता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का काम करता है। अब हम धारा मापी से, अभी हमने धारा नापी मतलब गैल्वानोमीटर से धारा नापी, अमीटर की तरह काम कराया। अब हम धारा मापी से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापेंगे। और ये कैसे नापेंगे बच्चों कि जो वोल्ट मीटर का उद्देश्य है वो याद रखना चाहिए कि वोल्ट मीटर क्या करता है, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है। अब वोल्ट मीटर, ध्यान देना बच्चों, एक ऐसा यंत्र होता है जो परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। और आदर्श वोल्ट मीटर, जैसे कि आपको पहले पढ़ाया था मैंने विभव मापी, विभव मापी में एक खासियत बताई थी कि विभव मापी में आदर्श वोल्ट मीटर होने के लिए प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। मतलब कि वोल्ट मीटर सही वोल्टेज तभी नापेगा जब उसका प्रतिरोध अनंत होगा। लेकिन ये बात केवल सैद्धांतिक रूप से है। वास्तव में जिस प्रकार एमीटर के लिए हम प्रतिरोध शून्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध अनंत नहीं कर सकते। केवल एक काम कर सकते हैं कि प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं प्रतिरोध। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध न्यूनतम करना हो, तो प्रतिरोध न्यूनतम करना हो तो हम एक शंट या प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो हम धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे कि धारा मापी के हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाएंगे और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो वो वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। जैसे देखो बच्चों कि मान लो इस तार में आई धारा बह रही, मैंने यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर जोड़ा जिसका प्रतिरोध G है और मैंने इसी के श्रेणी क्रम में मान लो एक उच्च प्रतिरोध R है। ठीक है, तो अब मान लो ये दो पॉइंट हैं आपके A और B। अब A से B बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा इन दो बिंदुओं के बीच। तो ये उच्च प्रतिरोध R लगाने से क्या होगा कि A से B तक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो ये सिस्टम अब वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। तो देखो A से B बिंदुओं के बीच हम विभवांतर कैसे नापेंगे कि पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालो, कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो आपका प्रतिरोध कैपिटल G और कैपिटल R श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध आपको प्रतिरोधों को जोड़ कर मिलेगा। तो आप कुल प्रतिरोध हो गया G प्लस R, दोनों को जोड़ दिया, G और R जोड़ दिए। धारा है I, तो हमारा A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर, विभवांतर का सूत्र होता है धारा गुणा प्रतिरोध, मतलब V बराबर IR। तो धारा है I इंटू प्रतिरोध है G प्लस। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं V बराबर I इंटू G प्लस R से कि गैल्वानोमीटर से दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध कितना है। तो इस तरीके से हम किसी गैल्वानोमीटर का प्रयोग वोल्ट मीटर के रूप में कर सकते हैं। और इस तरह ध्यान रखना है बच्चों, जब हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर भी कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास जैसे एमीटर नहीं है,
वोल्टमीटर नहीं है तो हम गैल्वानोमीटर लेकर के गैल्वानोमीटर के अगर हम एक उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो गैल्वानोमीटर के अगर आपने समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया तो वो अमीटर की तरह काम करने लगेगा, मतलब उसमें जो रीडिंग आएगी वो धारा की बताएगा। और उसी जगह अगर हमने गैल्वानोमीटर के श्रेणी क्रम में कोई उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से वो उन दो बिंदुओं के बीच आपका विभवांतर बताने लगेगा। मतलब कि हम लैब में प्रैक्टिकल करते हुए हम चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार धारा मापी को, अगर हमारे पास अमीटर और वोल्टमीटर नहीं है तो हम धारा मापी का प्रयोग अमीटर के रूप में भी कर सकते हैं और धारा मापी का प्रयोग इस तरीके से वोल्टमीटर के रूप में भी कर सकते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। जैसा कि आप जानते हो पिछली कक्षाओं से कि यदि कोई चुंबक हम धागे से बांधकर लटका देते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ठीक है, तो होता क्या है कि चुंबक जो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण दिशा में भी एक चुंबकीय बल लग रहा है जो हमेशा चुंबक को उत्तर से दक्षिण दिशा में ही रोकता है। और बच्चों, पृथ्वी का वह चुंबकीय क्षेत्र जो किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक को सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रोकता है, तो पृथ्वी के उस चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को जैसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अगर पृथ्वी का है तो उसे हम लिखेंगे बीई, ई फॉर अर्थ, मतलब वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसको हम बीई से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हो प्रयोगशाला में जब जाओगे तो जैसे मान लो हमने कोई चुंबक ली और चुंबक को हम धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें ऐसे बीच से, तो बच्चों चुंबक ये मान लो हमने छत से धागे से बांध के लटका दी तो चुंबक हमेशा कभी भी ऐसे बिल्कुल क्षैतिज नहीं रुकता है। जैसे उत्तर दक्षिण दिशा में तो रुकेगा लेकिन बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रुकेगा, वो हल्का सा अपनी क्षैतिज से कुछ कोण पर ऐसे झुका हुआ होगा। तो होता क्या है, जैसे मान लो बच्चों ये क्षैतिज दिशा है तो चुंबक ये रही और चुंबक अपनी क्षैतिज दिशा से ये जो कोण बना के रुकती है, जो झुके हुए पर रुकती है और जितने कोण पर झुककर रुकती है ये कोण कहलाता है नति कोण। इस कोण को कहते हैं हम नति कोण। तो जो नति कोण, जिस कोण पर रुकी है चुंबक, इस दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में क्षैतिज नहीं लगता है, क्षैतिज से कुछ कोण पर झुककर लगता है। और क्षैतिज से जितने कोण पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होता है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच का जो न्यून कोण होता है उसे हम कहते हैं नति कोण। अब बच्चों इस हिसाब से जैसे मान लो ये आपकी क्षैतिज दिशा है और ये पृथ्वी का मान लो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है बी, और एक यही बना दे ऊर्ध्व दिशा। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र बी क्षैतिज दिशा से ये जो कोण बनाएगा थीटा, ये हो गया अपना नति कोण। अब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि के हम क्षैतिज और ऊर्ध्व दो घटक कर सकते हैं। तो क्षैतिज घटक जैसे कक्षा 11 में पढ़ा है, बी का थीटा कोण की दिशा में घटक कहोगे बीई cos थीटा और ऊर्ध्व घटक कहोगे बीई sin थीटा। तो आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हुआ बीई cos थीटा। और बच्चों हम क्षैतिज को अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से हम क्षैतिज घटक को प्रदर्शित करेंगे h। ठीक है, तो क्षैतिज घटक h का मान बीई cos थीटा और
ऊर्ध्व घटक का मान है बी साइन थीटा, और ऊर्ध्व को अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल के हिसाब से इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं 20 है। तो बच्चों ये हमारी दो समीकरणें हो गई, क्षैतिज घटक का फॉर्मूला और ये हो गया ऊर्ध्व घटक का फॉर्मूला। आप देखो इन दोनों समीकरणों के बीच हम कई सारे रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि हम नति कोण थीटा निकालना चाहें, तो नति कोण थीटा निकालना चाहें तो देखो इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग कर दो। जैसे बी ई साइन थीटा बटे बी ई कॉस थीटा भाग कर दिया, तो बी ई साइन थीटा का मान है बी और बी ई कॉस थीटा का मान है एच। भाग करोगे बी कट जाएगा और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बी अपॉन एच। तो इस फॉर्मूले से हम नति कोण थीटा निकाल सकते हैं। ये नति कोण थीटा का फॉर्मूला हो गया ऊर्ध्व घटक बी और क्षैतिज घटक एच के पदों में। इसी प्रकार अगर हमें पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान चाहिए तो यहाँ से हमें थीटा हटाना पड़ेगा। अब हम बी का मान एच क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक बी के पदों में निकाल सकते हैं। तो कैसे? इन दोनों समीकरणों को आप वर्ग करके जोड़ लो। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ लो। देखो पहले वर्ग करके जोड़ेंगे, इतना मैं मिटा दे रहा हूँ। तो समीकरण 1 का वर्ग क्या हुआ? बी ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर, और समीकरण 2 का वर्ग हुआ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर, और दोनों को जोड़ लो। तो ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसमें से देखो हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ बच्चा खाली बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों फॉर्मूला हो गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी का मान उसके क्षैतिज घटक एच और ऊर्ध्व घटक बी के पदों में। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम नति कोण थीटा और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकाल सकते हैं। बच्चों इसी से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं और आएंगी। जैसे मैंने आपको नति कोण की परिभाषा समझाई कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को कहते हैं हम नति कोण या नमन कोण। ठीक है, इसी तरीके से एक बात और आती है भौगोलिक यामोत्तर। इसी से संबंधित बात भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है बच्चों? ये वैसे भूगोल जो विषय पढ़ते हैं वहाँ इसकी परिभाषा मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको समझाए देते हैं कि पृथ्वी का जो उत्तर दिशा है और पृथ्वी की जो दक्षिण दिशा है, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा को मिलाने वाली जो रेखा हो गई, उस रेखा का जो लंबवत तल बनेगा, जैसे उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा खींचिए और उसका जो लंबवत तल बनेगा खड़े में, ठीक है, वो लंबवत तल कहलाता है भौगोलिक यामोत्तर। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा का लंबवत तल। इसी प्रकार एक परिभाषा आती है चुंबकीय यामोत्तर। तो चुंबकीय यामोत्तर क्या होगा? जो चुंबक आपने लटकाई, उस चुंबक का उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का जो लंबवत तल बनेगा वो चुंबकीय यामोत्तर। तो इस तरह ध्यान रखना है कि अगर भौगोलिक यामोत्तर पूछा जाए तो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा का जो लंबवत तल है वो भौगोलिक यामोत्तर, और चुंबकीय यामोत्तर तो चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का लंबवत तल चुंबकीय यामोत्तर। और नति कोण क्या है कि जो चुंबक हम लटकाएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक का क्षैतिज से साथ बना हुआ कोण कहलाता है नति कोण या नमन कोण।